गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सिद्धार्थ कुमार, परफेक्शन आईएएस में आपका स्वागत। हम लोग भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं और पिछली क्लास में मैंने आपको बतलाया था कि भूगोल को कैसे पढ़ना है और भूगोल की मौलिक अवधारणाओं की चर्चा हम लोगों ने प्रारंभ की थी। हमने रॉक्स के विषय में पढ़ा था और तब आपने देखा था कि रॉक्स आर द सॉलिड मटेरियल ऑफ अर्थ क्रस्ट, दे आर कंपोज्ड ऑफ मिनरल्स एंड मिनरल्स आर कंपाउंड ऑफ एलिमेंट्स। ये हम लोगों ने पढ़ा था। चट्टान भूपटल के ठोस पदार्थ होते हैं, खनिजों से इनका निर्माण होता है और खनिज तत्वों के यौगिक होते हैं। ये आपने पढ़ा था। आपने देखा था कि चट्टानों में जिन खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित होती है उनमें फेल्सपार सबसे अधिक मात्रा में है और जिन तत्वों की उपलब्धता सुनिश्चित होती है उनमें ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले एलिमेंट्स के रूप में क्रस्ट में। ये हमने पढ़ा था। जब हम इग्नियस रॉक्स की चर्चा कर रहे थे तब हमने देखा था इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा एंड लावा। आग्नेय चट्टानों का निर्माण मैग्मा और लावा के जमाव से होता है। आपने ये देखा था कि मैग्मा इज द मॉल्टेन मटेरियल ऑफ रॉक्स इनसाइड द अर्थ बट lava is the molten material of rocks on earth's surface. When magma comes out on earth's surface during volcanic eruption called as lava. ये आपने पढ़ा था। तो मैग्मा और लावा क्या होते हैं इसके विषय में हमने पढ़ा था और ये भी आपने जाना था कि मैग्मा के जमाव से जिस चट्टान का निर्माण होता है वो ग्रेनाइट होती है, लावा के जमाव से जिस चट्टान का निर्माण होता है वो बेसाल्ट होती है। तो इग्नियस रॉक्स के विषय में हमने पिछली क्लास में पढ़ा। हम सेडिमेंट्री रॉक्स की भी चर्चा कर चुके हैं और तब हमने देखा था कि दे आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्पैक्शन ऑफ डिसइंटीग्रेटेड एंड डीकम्पोजिटेड रॉक मटेरियल्स। इनका जो निर्माण है चट्टानों के विखंडित और वियोजित पदार्थों के जमाव से होता है। ये हमने देखा था और आपने ये भी देखा था कि सेडिमेंट्री रॉक्स आर रिजर्व ऑफ पेट्रोलियम। ये आपने देखा। जब मेटामॉर्फिक रॉक्स की चर्चा कर रहे थे, कायांतरित चट्टानों की चर्चा कर रहे थे, तो हमने आपसे कहा था कि चट्टानों पर किसी भी प्रकार का चट्टान हो, अगर उस पर अत्यधिक ताप और दाब का प्रभाव होता है तो उसके स्वरूप में परिवर्तन होते, उनके भौतिक और रासायनिक स्वरूप में परिवर्तन होते और उस परिवर्तन से जिस नई चट्टान का निर्माण होता है उसी को हम रूपांतरित या कायांतरित चट्टान के विषय में जानते हैं। कौन कौन से चट्टान, उनका किस प्रकार से रूपांतरण होता है, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज हम उसी कड़ी को जारी रखते हुए कुछ और बेसिक्स संकल्पनाओं पर चर्चा करेंगे, मौलिक संकल्पनाओं पर चर्चा करेंगे जो आपके लिए प्री पॉइंट ऑफ व्यू से फाउंडेशन का काम करेगा और इंटरव्यू में भी उससे प्रश्न बनने की संभावना आपके लिए निहित होती है। तो उसी कड़ी को हम जारी रखते हुए भूगोल की मौलिक संकल्पनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, गौर कीजिए। रिवर, नदी। नदी एक प्राकृतिक जलधारा है। रिवर इज ए नेचुरल कैरेंट ऑन अर्थ सरफेस। हमारी पृथ्वी के धरातल पर की एक प्राकृतिक जलधारा, गौर कीजिए, एक प्राकृतिक जलधारा, इसी को हम नदी के नाम से जानते हैं। आज तक ये मैन मेड नहीं है, मानव ने किसी नदी का निर्माण नहीं किया, ये सब नेचुरल। So a natural current of earth surface, okay? एक प्राकृतिक जलधारा हमारे पृथ्वी के धरातल की, जिसका एक सोर्स होगा, जिसका एक उद्गम होगा, जहां से ये ओरिजिनेट होगी, दैट इज द सोर्स ऑफ रिवर। और एक माउथ होगा जहां पर ये नदी जाकर सागर से मिलेगी या दूसरे जलाशय में जाकर गिरेगी, दैट विल बी द माउथ ऑफ द रिवर। सो ए नेचुरल करंट having a source and a mouth is called as river। पृथ्वी के धरातल पर पाई जाने वाली एक प्राकृतिक जलधारा जिसका एक उद्गम है और इसका एक मुहाना है, इसी को हम नदी के नाम से जानते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये जो नदी की जलधारा है विच इज फ्लोइंग ऑन अर्थ सरफेस, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड फ्लोइंग ऑफ वाटर ऑफ रिवर ऑन अर्थ सरफेस। पृथ्वी के धरातल पर जल के प्रवाह के क्या कारण है, क्यों नदी का जल पृथ्वी के धरातल पर प्रवाहित हो रहा है। तो एक सामान्य सा आप देख सकते हैं कि नदी के मार्ग में एक ढाल है और उस ढाल का परिणाम है कि रिवर फ्लो करती है, नदी में प्रवाह होता है। तो एक तो स्लोप इन द कोर्स ऑफ रिवर, नदी के मार्ग का ढाल,
इज रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर फ्लोइंग ऑफ वाटर ऑन अर्थ सरफेस। पृथ्वी के धरातल पर जलीय प्रवाह का एक बड़ा कारण है नदी के मार्ग का ढाल। दूसरे और कौन से कारण हैं जिनसे नदी का जल प्रवाहित हो रहा है पृथ्वी के धरातल पर? गौर कीजिए, इस पृथ्वी के धरातल पर अगर कोई भी वस्तु अवस्थित है तो दैट इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, वो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। अगर नदी का जल इस धरातल पर है तो उस पर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति लग रही है और इसीलिए धरातल पर है। अगर ये जी न लग रहा होता, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति न काम कर रही होती, तो जल कहां होता? सस्पेंडेड होता है एयर में, और तब फिर नदी के जलीय प्रवाह बाधित हो सकते थे। इसीलिए कहा जाता कि नदी के जलीय प्रवाह के दो कारण हैं। कौन कौन से? स्लोप इन द कोर्स ऑफ रिवर, दूसरा कारण कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। नाउ वी कैन से river is a natural current of earth's surface. It has a source and a mouth. Water of river is flowing due to gravitational force of the earth and slope gradient in the course of river. एक प्राकृतिक जलधारा वैसी प्राकृतिक जलधारा जिसका एक उद्गम है और जिसका एक मुहाना है, जिसके जलीय प्रवाह का कारण नदी के मार्ग का ढाल और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, उसी को हम किस नाम से जानते हैं? रिवर के नाम से जानते हैं। ओके, तो इंटरव्यू में आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वाई वाटर ऑफ रिवर इज फ्लोइंग ऑन अर्थ सरफेस। नदी के जलीय प्रवाह पृथ्वी के धरातल पर क्यों है? तो आपको बताना है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ एंड द स्लोप ग्रेडियंट इन द कोर्स ऑफ रिवर। नाउ लिसन, मान लीजिए कि ये नदी है और इस नदी में कई जलधाराएं आकर मिल रही हैं, कई जलधाराएं आकर मिल रही हैं। ये देखिए ये सारी नदियां हैं और ये मुख्य नदी है, मेन स्ट्रीम है, और इसमें कई जलधाराएं आकर मिल रही हैं। ये देखिए ये जलधाराएं आकर मिल रही हैं। इन जलधाराओं को जो मुख्य नदी में आकर मिलती हैं, इनको सहायक नदी के रूप में जाना जाता है, इन्हें ट्रिब्यूटरीज के रूप में जाना जाता है। मुख्य नदी में मिलने वाली नदियां सहायक नदी हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं। सहायक नदियां। अब देखिए इस मुख्य नदी में यहां से जल का प्रवाह शुरू हो रहा है। सहायक नदियों में अलग अलग क्षेत्रों से जल के प्रवाह शुरू हो रहे हैं, जल के प्रवाह शुरू हो रहे हैं, जल के प्रवाह शुरू हो रहे हैं। ये समस्त नदियां अपने प्रवाह मार्ग में जितने बड़े एरिया को कवर करेंगी, जितने बड़े एरिया को कवर करेंगी, ये देखिए ये इतने बड़े एरिया को कवर कर रही, दैट एरिया विल बी द कैचमेंट एरिया ऑफ रिवर। ओके, कैचमेंट एरिया ऑफ रिवर, ध्यान दीजिए, कैचमेंट एरिया ऑफ रिवर, नदी का अपवाह क्षेत्र, नदी का अपवाह क्षेत्र क्या है? ये एन एरिया कवर्ड बाय द मेन स्ट्रीम एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इन देयर कोर्स ऑन अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एज कैचमेंट एरिया ऑफ रिवर। नदियों के द्वारा पृथ्वी के धरातल पर उनके प्रवाह मार्ग में जितने बड़े एरिया को कवर किया जाता है, घेरा जाता है, उसी को कहते हैं अपवाह क्षेत्र नदी का। ठीक है, अगर वर्ल्ड के मैप को आप देखें, वर्ल्ड के मैप को अगर आप देखें, यहां आप साउथ अमेरिका को आप देख रहे हैं, दक्षिणी अमेरिका आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान दीजिए। और दक्षिणी अमेरिका को जब आप देखते हैं तो ये देखिए यहां पर दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में एक पर्वत दिखाई देता है जिसे हम एंडीज पर्वत के रूप में जानते हैं, एंडीज माउंटेन कहते हैं। एंडीज इज द न्यू फोल्डेड माउंटेन सिस्टम ऑफ साउथ अमेरिका लोकेटेड इन वेस्ट पार्ट ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। एंडीज पर्वत, गौर कीजिए, एंडीज पर्वत दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में अवस्थित है।
नवीन मोड़दार पर्वतमाला के रूप में इसे जानते हैं, न्यू फोल्डेड माउंटेन सिस्टम कहते हैं, इसलिए बिकॉज माउंटेन सिस्टम इज डेवलप्ड ड्यूरिंग द रिसेंट ओरोजेनेटिक एज ऑफ द वर्ल्ड कॉल्ड एज टर्शियरी एज, क्योंकि इस पर्वतमाला का निर्माण नवीनतम पर्वत निर्माणकारी युग में हुआ जिसे हम टर्शियरी युग के रूप में जानते हैं। टर्शियरी युग, टर्शियरी युग, टर्शियरी एज। Tertiary age is the recent mountain building age, is the recent orogenetic age during which Andes mountain of South America is developed in western part of this continent. इस महाद्वीप के पश्चिमी भाग में विकसित पाए जाते हैं। अब इसी एंडीज पर्वत से, ये पेरू है, देखिए एक कंट्री, साउथ अमेरिकन कंट्री पेरू, यहीं से एक नदी निकलती है और उस नदी को अमेजन नदी के रूप में जाना जाता है, रिवर अमेजन, अमेजन रिवर, अमेजन नदी। अमेजन नदी दक्षिणी अमेरिका की नदी है। अमेजन नदी दक्षिणी अमेरिका के एंडीज पर्वत से निकलती है, पेरू के एंडीज पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है और देखिए नॉर्थ और ईस्ट की ओर प्रवाहित होते हुए, ये देखिए यहां पर नॉर्थ अटलांटिक सी, उत्तरी नॉर्थ अटलांटिक ओशन, उत्तरी अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है। इस अमेजन नदी की संसार में सबसे अधिक सहायक नदियां हैं और उन सहायक नदियों की भी सहायक नदियां हैं। इसका परिणाम यह होता कि अमेजन अपनी समस्त नदियों के साथ एक बहुत बड़े एरिया को कवर करती हैं, घेरती हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि रिवर अमेजन इज द रिवर ऑफ लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया इन वर्ल्ड। संसार में सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र वाली ये नदी है अमेजन। अमेजन सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र वाली नदी, जिसमें कई नदियों का जल आकर मिलता है, कई सहायक नदियों और सहायक की सहायक नदियों के जल आकर मिलते हैं, तो एक बहुत बड़े एरिया को कवर करती है अमेजन। सो अमेजन इज द लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया रिवर ऑफ द वर्ल्ड, संसार की सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र वाली नदी। रिवर पुरुष है, तापाजोस है, निग्रो है और इसी प्रकार से कई महत्वपूर्ण नदियां हैं जो इसमें अपने जल का समावेश करती हैं। ओके, सो नाउ इट इज क्वाइट क्लियर व्हाट इज द कैचमेंट एरिया ऑफ द रिवर, एन एरिया कवर्ड बाय द मेन स्ट्रीम एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इन देयर कोर्स इज कॉल्ड एज कैचमेंट एरिया ऑफ द रिवर। नदी का अपवाह क्षेत्र क्या है? तो मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा उनके प्रवाह मार्ग में जितने बड़े क्षेत्र को घेरा जाता है वही उनका अपवाह क्षेत्र होता है। और संसार में सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र वाली नदी कौन सी है? तो हमने देखा कि अमेजन नदी है, जो दक्षिणी अमेरिका की नदी है, पेरू के एंडीज पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है, डेल्टा का निर्माण करती है। ब्राजील, ये देखिए कंट्री ब्राजील, ब्राजील के तट पर डेल्टा का फॉर्मेशन निर्माण करती है। संसार की सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र वाली नदी कौन सी? अमेजन। गौर कीजिए। तो नदी का अपवाह क्षेत्र क्या है यह हमने देख लिया। अब गौर कीजिए, मान लीजिए कि एक मेन स्ट्रीम है, थोड़ी देर के लिए आप गौर करें यहां पे। मान लीजिए कि एक मेन स्ट्रीम है, एक मुख्य जलधारा है, इसमें आकर कुछ जलधाराएं मिल रही हैं, कुछ जलधाराएं मिल रही हैं, ये देखिए, ये इनकी सहायक नदियों के रूप में, और इन सहायक नदियों की भी कुछ सहायक नदियां ये आपको दिखाई दे रही, ये आपको दिखाई दे रही। अगर इनको आप देखते हैं, इनके नेटवर्क को देखते हैं, तो इस नेटवर्क को, नेटवर्क ऑफ रिवर्स, इन्हीं को ड्रेनेज सिस्टम के रूप में जाना जाता है, अपवाह प्रणाली कहते हैं। ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह प्रणाली, नदी की अपवाह प्रणाली। अपवाह प्रणाली क्या है? इज द नेटवर्क ऑफ रिवर, नदियों का एक जाल है, और उसी नेटवर्क को अगर आप देखते हो और उसका एक जियोमेट्रिकल शेप आपको दिखाई देता हो, ज्यामितीय स्वरूप आपको दिखाई देता हो,
तो उस ज्यामितीय स्वरूप को ड्रेनेज पैटर्न ऑफ द रिवर के रूप में जाना जाता है। ड्रेनेज पैटर्न ऑफ रिवर, नदी का अपवाह प्रतिरूप कहते हैं, नदी का अपवाह प्रतिरूप। ओके, so a geometrical shape developed by the main stream and its tributaries in their course is called as drainage pattern of river। नदी के प्रवाह मार्ग में विकसित वह ज्यामितीय आकृति जो नदियों के जाल के द्वारा स्वरूपित होता है, उसी को हम नदी का अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। और इस पैटर्न को अगर आप देखें तो ये कैसा दिखाई देता है? वृक्ष के समान, ट्री लाइक पैटर्न, लगता है जैसे कोई पेड़ है, वृक्ष है। और इसीलिए इस पैटर्न को, रिवर पैटर्न को, ड्रेनेज पैटर्न को वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। डेंडरेटिक ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। ठीक, ड्रेनेज पैटर्न, वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप। ओके, so geometrical shape developed by the main stream and its tributaries in their course is called as drainage pattern of the river। भारत को अगर आप देखिए, गौर कीजिए आप, इंडिया को अगर आप देखेंगे तो ये दक्षिणी भारत जो पेनिनसुलर इंडिया के रूप में आपको दिखाई दे रहा है, इस पेनिनसुलर इंडिया के नॉर्थ में यहां पर एक माउंटेन हमें दिखाई देता है जिसे हम विंध्यन माउंटेन के रूप में जानते हैं। ये हिमालय है, ये विंध्यन माउंटेन है, ये दक्षिणी भारत है। हिमालय से निकलने वाली नदियां, हिमालय से निकलने वाली नदियां, हिमालय से निकलने वाली नदियां, अगर आप उनके पैटर्न को देखें तब आप पाएंगे दे आर फॉर्मिंग डेंडरेटिक टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न इन द ग्रेट प्लेन रीजन ऑफ इंडिया। वे भारत के विशाल मैदानी प्रदेश में वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप का विकास करते हुए आपको दिखाई देंगे। ओके, तो स्पष्ट है कि ड्रेनेज सिस्टम क्या है? ए नेटवर्क ऑफ रिवर्स। ड्रेनेज पैटर्न क्या है? जियोमेट्रिकल शेप डेवलप्ड बाय द रिवर्स इन देयर कोर्स। गौर कीजिए, मान लीजिए कि ये दक्षिणी भारत है, प्रायद्वीपीय भारत है। यहां पर एक माउंटेन है जिसे हम अरावली पर्वत के रूप में जानते हैं। अरावली इज द ओल्डेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, संसार का प्राचीनतम पर्वत। एंड द फर्स्ट ओरोजेनेटिक एज ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड एज प्री कैम्ब्रियन ओरोजेनेटिक एज। संसार में सबसे पहले पर्वतों का निर्माण अगर किसी युग में प्रारंभ हुआ तो दैट वाज प्री कैम्ब्रियन एज, वो प्री कैम्ब्रियन युग था। उसी प्री कैम्ब्रियन युग में अरावली पर्वत का निर्माण होता है और इसी पर्वत से एक नदी निकलती है, राजस्थान की लूनी नदी, जो गुजरात के रन ऑफ कच्छ में जाकर गिरती है, कच्छ के रण में जाकर गिरती है। अब गौर कीजिए, जनरली सामान्य तौर से नदियां किसी भी उद्गम क्षेत्र से, सोर्स रीजन से ओरिजिनेट होकर कहीं ना कहीं किसी सागर में जाकर गिरती है, झीलों में जाकर गिरती है, किसी नदी में जाकर मिल जाती है या किसी महासागर में जाकर गिर जाती है। ओके, तो किसी न किसी वाटर बॉडीज में जाकर अपने जल का समावेश करती हैं। लेकिन ये राजस्थान की लूनी नदी, कौन सी नदी? लूनी, रिवर लूनी, originates from Aravalli mountain and drains into run of कच्छ इन गुजरात। गुजरात के कच्छ के रण में जाकर ये गिर जाती, मतलब किसी सागर से नहीं मिलती, किसी नदी में जाकर नहीं गिरती,
किसी झील में इनका प्रवाह नहीं हो रहा है, जल का किसी भी जलाशय में नहीं गिर रही, ये लैंड मास में ही डिसअपीयर्ड हो जा रही, समाप्त हो जा रही। तो ऐसी नदियों को ही इनलैंड रिवर के नाम से जानते हैं हम। इनलैंड रिवर, इनलैंड रिवर, अंतःस्थलीय नदी। ओके, सो ए रिवर विच इज ड्रेनिंग वाटर्स इन ए लैंड मास इज कॉल्ड एज एन इनलैंड रिवर। एक नदी जो अपने जल का प्रवाह अपने स्थल में ही कर देती है, समावेश कर देती है, किसी सागर से नहीं मिलती, किसी भी जलाशय से नहीं मिलती, उसी को हम अंतःस्थलीय नदी कहते हैं। एंड लूनी रिवर ऑफ राजस्थान इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इनलैंड रिवर इन इंडिया। और राजस्थान की लूनी नदी भारत में अंतःस्थलीय नदी का सर्वोत्तम उदाहरण। ओके, लिसन। तो हमने देखा रिवर क्या होती, हमने देखा कि कैचमेंट एरिया ऑफ रिवर क्या है, हमने देखा ड्रेनेज सिस्टम क्या है, ड्रेनेज पैटर्न क्या होती, इनलैंड रिवर्स क्या है। इन तमाम बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा किया। ठीक है, हम इसी कड़ी को आगे भी जारी रखेंगे और बेसिक्स को क्लियर करते हुए तब हम लोग सब्जेक्ट मैटर पे आएंगे, हम लोग टॉपिक्स पे फोकस करेंगे। इसका लाभ आपको यह मिलेगा कि आपका प्रीलिम्स भी क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होंगे। मुख्य परीक्षा में जब चीज़ों को पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर आपको इसका लाभ देखने को मिलेगा, और इंटरव्यू में तो निश्चित तौर से इन सारे लेक्चर्स का जो सीरीज चल रहा है आपके सामने, इनका लाभ आपको मिलेगा। ओके, सो हम लोग फिर मिलेंगे। हैव ए नाइस डे।